हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रत्येक देश, विश्व का हर देश जो है वो इससे जूझ रहा है। चूँकि हम भारतवासी हैं और भारत में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब हम बात करेंगे कि भ्रष्टाचार आखिर है क्या, शुरुआत कैसे हुई। तो पहले हम बात करेंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है, या परिभाषाएं यदि हम बात करें भ्रष्टाचार की तो उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि भ्रष्टाचार वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों के हितों की परवाह ना करते हुए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो अनेक रूपों में यहाँ पर भारत में या समाज में विराजमान है, और सभी वर्ग जैसे राजनीतिज्ञ, अधिकारी वर्ग, पुलिस वर्ग, व्यापारी वर्ग, उद्योगपति और नागरिक आदि सभी जो है भ्रष्टाचार के अंदर व्याप्त हैं। ठीक है। अब भ्रष्टाचार हम कहते किसे हैं? देखो, पहले इसके शाब्दिक अर्थ के अंदर हम जाते हैं कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट प्लस आचार। ठीक है। भ्रष्ट धन आचार। आचरण का मतलब होता है गिरा हुआ आचरण जिसका होता है, या गलत साधनों से जब व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो उसको हम भ्रष्टाचार की स्थिति कह सकते हैं। अब कैसे हम इसको नाप सकते हैं भ्रष्टाचार को? तो एक ब्रजमोहन समाजशास्त्री हुए हैं, इनकी बुक है इंडियाज सोशल प्रॉब्लम्स। उसके अंदर उन्होंने दिया है कि भ्रष्टाचार व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और इसमें स्वार्थ पूर्ति के लिए एक लघु मार्ग अपनाया जा सकता है। इसमें रिश्वत दी जा सकती है, नगद वस्तु दी जाती है, किसी अयोग्य व्यक्ति को पक्षपात करके जो है दूसरे जो है उच्च पद पर पहुंचाया जा सकता है। भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी होता है और साधन भी होता है। यह लेन देन के सिद्धांत पर आधारित होता है, और भ्रष्टाचार में हमेशा कानून की जो है यूँ कह दीजिए कि उल्लंघन किया जाता है। कानून का हमेशा से उल्लंघन होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के कौन कौन से स्वरूप यदि हम कहें तो भ्रष्टाचार के स्वरूपों के अंदर पहला इसके अंदर है कि रिश्वतखोरी कर सकता है व्यक्ति, पैसा ले सकता है। काला बाजारी। काला बाजारी से मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई सामान है, उसको रोक लिया, और जब बाज़ार में उसका रेट बढ़ गया तो उसको फिर ऊंचे दामों के अंदर बेचा। तो ये हो गया मिलावट का। जैसे अभी दीपावली आसपास गई है, और आप देखिए मिलावट के लिए कितने होटल में, मिठाई की दुकानों पर जो है छापे मारे गए और नकली मावा पकड़ा गया है। इसी तरह से मिलावट मसालों में कर देते हैं, अनाज में कर देते हैं, जो हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ समाज के अंदर भी इनका जो है स्वरूप सही नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के क्या कौन कौन से हम प्रकार ले सकते हैं भ्रष्टाचार के। तो पहला भ्रष्टाचार का प्रकार है राजनैतिक प्रकार। अब राजनैतिक प्रकार के अंदर हम क्या लेते हैं कि भारत के अंदर जो है राजनीतिक दल और उनके नेता जो है, जो जिस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। अब किस तरह का वो भ्रष्टाचार करते हैं? जैसे उद्योगपतियों और व्यापारियों से चंदा ले लेते हैं, बदले में उन्हें कोई परमिट दे देते हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर देते हैं, उनको वस्तुओं का संग्रह करने की छूट दे देते हैं, मूल्य वृद्धि करने की छूट दे देते हैं, या जैसे नेता लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा ले लेते हैं, किसी को निलंबित कर देते हैं पैसा लेकर, भ्रष्ट तरीकों से प्रोत्साहन करते हैं। तो वो राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। एक है सरकारी पदाधिकारी और भ्रष्टाचार। अब सरकारी पदाधिकारी कौन से होते हैं? जैसे आईएएस है, आरएस है, या कोई और सरकारी कर्मचारी है जिसके पास पावर होती है। तो वो क्या करता है, अधिकारी जो है मुख्य रूप से ठेका देने का काम कर देता है, और या इसके अंदर यूं कह दीजिए कि परमिट देने का,
अधीनस्थ कर्मचारियों से स्थानांतरण करने जैसे कार्य जो हैं वो भ्रष्टाचार पर आ जाते हैं सरकारी पदाधिकारियों द्वारा। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार जो है व्यापार में कैसे भ्रष्टाचार आ जाता है। व्यापार में भ्रष्टाचार जैसे मान लीजिए कम तोलना, मिलावट करना, वस्तुओं को इकट्ठा करके उन्हें महंगे दामों में बेचना, उत्सवों में, त्योहारों में कमी पैदा कर देना और फिर उनको मूल्य वृद्धि कर देना, चोरी छिपे माल को अधिक मुनाफे में बेचना, काला बाजारी करना, अपनी इनकम को छुपाना, टैक्स में चोरी करना, झूठे परमिट प्राप्त कर काला बाजारी करना, ये हम व्यापार में भ्रष्टाचार इस तरीके से देखते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल करप्शन या शिक्षा में भ्रष्टाचार। अब भारत के शिक्षण संस्थाओं में आपको पता है विभिन्न तरह के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, जैसे ट्यूशन करना, कक्षा में नहीं पढ़ाना, प्रश्न पत्र परीक्षा में परीक्षार्थियों को पैसे लेके बांट देना, परीक्षा कक्ष में नकल कर देना, अंक बढ़वा देना, उत्तर पुस्तिकाओं के ऊपर के कवर बदल देना, पूरे वेतन पर शिक्षकों से काम करवाना और देना कम वेतन, और पूरे वेतन पे वो साइन करवा देते हैं। अब लास्ट जो है हमारा, जिसको हम श्वेत वस्त्र अपराध कहते हैं, ये क्या होता है, जिसको हम वाइट कॉलर क्राइम भी कहते हैं। ये वाले अपराध की या भ्रष्टाचार की सर्वप्रथम जो अवधारणा है वो सदरलैंड ने श्वेत वस्त्र धारी अपराधों के बारे में बताया है, और उन्होंने ये कहा है कि जब बड़े नेता, बड़े अधिकारी या कोई भी बड़ा अफसर जो है वो इस तरह के कार्य में हेराफेरी करता है, ट्रस्टी को धोखा देता है, युद्ध के समय लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़ देता है ना, बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं, देश के रक्षा सौदे कर लेते हैं, ठीक है, गुप्त सूचनाएं पहुंचा देते हैं, है ना, तो वो सारे क्या होते हैं, श्वेत वस्त्रधारी अपराधों के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या कारण है कि व्यक्ति जो है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। देखिए बहुत सारे कारण हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार, नातेदारी, जाति के हितों का ध्यान रखते हैं, या हम यूँ कह दीजिए कि धन के लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। धन बहुत ज़्यादा आ जाए उनके पास, इस कारण वो भ्रष्टाचार करते हैं। प्रशासकों द्वारा क्या है, अपने धन के अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। कम वेतन से भरण पोषण नहीं होने के कारण भ्रष्ट साधनों से वो धन एकत्रित करते हैं, और काम निकलवाने के लिए वो क्या करते हैं, रिश्वत का सहारा लेते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। ठीक है, और भ्रष्टाचार में नियंत्रण का अभाव हो जाता है, व्यापारी और राजनीतिज्ञों के आपस में साठगांठ हो जाती है। ठीक है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसारण हो जाता है। ये कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति इनके कारणों से भ्रष्टाचारी हो जाता है। या मान लीजिए कम वेतन मिल रहा हो उसका, तो उसमें वो संतुष्ट नहीं होता है, ज़्यादा पैसे के लालच में फिर वो क्या करता है, रिश्वत लेनी शुरू कर देता है। तो ये इसके कुछ कारण थे। अब हम बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के निवारण के क्या उपाय हैं, हम कैसे भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है, क्योंकि हमने राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में कहा था, तो सबसे पहला है कि हमें भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए जरूरी है कि जनता ईमानदार, निष्पक्ष, मेहनती और देश और प्रजा के प्रति निष्ठावान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपना मत दे, ताकि अच्छे नेता लोग चुन के आएंगे तो भ्रष्टाचार जो है वो कम हो जाएगा। ईमानदार सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। देखिए भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए सबसे बड़ा जो है एक उपाय है कि सरकारी तंत्र में ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारियों का भर्ती होनी चाहिए। अनेक राजनीतिक विद्वानों ने बताया है कि ईमानदार व्यक्ति जो हैं वो देश के विकास में अपना सहयोग देते हैं। तो भ्रष्टाचार का निवारण कब होगा, जब ईमानदार सरकारी कर्मचारी होगा। ठीक है, इसमें पुलिस कर्मचारी भी आ जाता है, न्यायालय में भी आ जाता है, सरकारी कर्मचारी भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यापारियों में भी ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो है वो व्यापारी वर्ग फैलाता है। पुलिस कर्मचारी, न्यायालय, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्यापारी वर्ग ही फैलाता है। इनको शिक्षा द्वारा हम ईमानदार बना सकते हैं। भ्रष्टाचार, बेईमान और काला बाजारी करने वाले व्यापारियों को पकड़ना चाहिए,
उनको कड़ा दंड देना चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी जो है भ्रष्टाचार कम हो सके। अब हम बात करते हैं कि हम वैधानिक उपाय कौन से अपना सकते हैं या कानूनी उपाय कौन से अपना सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सन 1947 में जो है भारतीय दंड संहिता भ्रष्टाचार निवारण कानून में भ्रष्टाचार तथा आपराधिक दुर्व्यवहार से संबंधित नियमों का प्रावधान है, परंतु इसको केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही कार्रवाई की जाती है। मंत्रियों पे, सांसदों पे, सचिवों पे, स्थानीय संस्थाओं पे इनके लिए कोई अधिनियम नहीं बनाए जाते हैं। तो 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति बनी और इसमें ऐसे विचार व्यक्त किए गए कि सभी भ्रष्टाचारियों को कानूनों से नियंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि हम सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, हमारे मूल्य जो हमें परिवार से मिलते हैं, परिवार समाज से मिलते हैं, उनमें यही है कि हमें जो है गरीबों का सहायता करनी चाहिए। आजकल केवल धन को ही महत्व दिया जाता है, इससे क्या है, मूल्य खत्म हो गए। तो हमें जो है समाज में व्यक्ति को महत्व देना चाहिए ताकि जो है धन का महत्व कम हो। नेक्स्ट और लास्ट इसमें हम देख रहे हैं, लिखा है कि जन कल्याण के प्रति जागृति, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर को जो है हमें अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो समाज में जन कल्याण की भावना जागृत करनी चाहिए, जिससे कि गरीब और अमीर को ईमानदारी की शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को सत्य के आदर्शों पर चलने के लिए जागृत करना चाहिए, भौतिक लक्ष्य का महत्व कम कर देना चाहिए और नैतिक लक्ष्य को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो हम इनको रोक सकते हैं। और बहुत सारे कारण हैं, जो निवारण हैं, जिनसे हम भ्रष्टाचार, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी को हम दूर कर दें, निर्धनता के निवारण के हम यदि उपाय करें, गरीबी को हटाएं, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने के लिए कोई आयोग बना दिया जाए, साथ ही साथ भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया जाना चाहिए, उनकी निंदा की जानी चाहिए, जो भी भ्रष्टाचारी हो उसकी सूचना देनी चाहिए, है ना, और जो सूचना देने वाला है उसका नाम गुप्त रखना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से ही हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये कुछ सुझाव हैं जिनसे हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। भ्रष्टाचार एक बहुत विकट समस्या है, या यूं कह दीजिए कि एक सामाजिक समस्या है जो कि देश की प्रगति में बाधक होती है। तो हमें इसका निवारण जो है वो जरूर से करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको भ्रष्टाचार से संबंधित ये टॉपिक जो है मेरा समझ में आया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, इसको फॉलो करिए, शेयर करिए, ताकि इस टॉपिक का जो फ़ायदा है और दूसरे लोग भी उठा पाएँ।